हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम अपना 7वां लेक्चर रिपीट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। 7वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री में ख़त्म कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो आप सीधा कमेंट में बताइए कि क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। वी विल टेक ए लाइव क्लास एंड सॉल्व योर डाउट्स इन दैट लेक्चर। नोट्स के लिए आप वेनगार्ड आईएएस का टेलीग्राम चैनल को जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो 30 सेकंड्स डिस्क्लेमर फॉर दोज जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं कि ये लेक्चर डिजाइंड है यूपीएससी स्टेट पीसीएस लॉ बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स जिनका हिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ देयर सिलेबस है, जहाँ से सवाल आ सकते हैं, उनके लिए ये सब काम में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू करते हैं लेक्चर। हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई ज़बरदस्त चल रहा था। हमने देखा था कि कार्नाटिक वार, 3 कार्नाटिक वार और लास्ट कार्नाटिक वार में इन द बैटल ऑफ वांडी वास फ्रांस एस्पिरेशन टू बिकम द कॉलोनियल पावर इन इंडिया एंडेड। जो फ्रांस का इच्छा था कि हम भी रूल करेंगे इंडिया में, वो ख़त्म हो गया आफ्टर द बैटल ऑफ वांडी वास। स्टिल फ्रेंच कुछ प्रॉक्सी वार लड़ेंगे, मतलब सामने नहीं आएंगे, पीछे से कुछ लोगों को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि मैसूर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और मराठाओं को सपोर्ट करेंगे। ऐसे सपोर्ट करके चाहेंगे कि अपना कॉलोनियल प्रेजेंस, कॉलोनियल एम्बिशन बनाए। हालांकि वो शब्द को ब्रिटिश अच्छी तरह से टैकल कर लेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 1757 में वी ऑल नो कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और 1757 के 100 साल बाद मतलब 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसे फास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। सिपॉय म्यूटिनी भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसी 100 साल के बीच में ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को अपने कंट्रोल में लिए और 1757 से लेकर 1857, कितना है, 100 ईयर्स। इन दीज 100 ईयर्स ब्रिटिशर्स सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो भी जितने जो हर्ट कर सकते थे वो कर लिए। जैसे कि इन्होंने फार्मर्स को दिक्कतें दी, इन्होंने लोकल रूलर्स को दिक्कतें दी, इन्होंने जमींदार्स को दिक्कत दी, इन्होंने आर्टिशियन को दिक्कत दी, इन्होंने ट्राइबल पीपल को दिक्कत दी। तो इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेर अफेक्टेड बाय वेरियस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। समझ में आ रहा है कि 100 साल के अंदर इन्होंने लगभग आर्मी, मिलिट्री, सेना से लेके फार्मर तक सबके पीछे हाथ धो के ये पड़ गए। और फाइनली एक बंदा, मंगल पांडे जो है, वो गन वाले, एक स्टोरी सुनाऊंगा, उससे एक बंदा ने रिवोल्ट किया और फिर सारे मिल गए, एक बड़ा रिवोल्ट हो गया। उससे बोला जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे जो इनका एनेक्सेशन पॉलिसी रहा, एनेक्सेशन मतलब जो ये राज्य अपने कंट्रोल में रहते थे, जो टेरिटोरियल एक्सपांसन कर रहे थे, मतलब एक एक जगह वो पकड़ पकड़ के अपने एम्पायर में मिलाते जा रहे थे। तो वो टेरिटोरियल एक्सपांसन और एनेक्सेशन जो राज्य जय कर रहे थे, ये सब कुछ पॉलिसी के तहत ये कर रहे थे। आज के लेक्चर में वो सारे पॉलिसी को हम जरा ओवरव्यू कर देंगे, सो दैट मैं जब उन पॉलिसी का नाम बाद में लूंगा तो आपको उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो उन सब पॉलिसी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कुछ, जैसे कि रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हमें जानना है कि ये पॉलिसी कौन लाया था, इस पॉलिसी का जिस्ट क्या है, कोर आइडिया ऑफ दिस पॉलिसी इज व्हाट। समझ में आ रहा है? तो पहले ये रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग ने लाया था। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी किसने लाया था? वेलेस्ली ने लाया था। और डेलहाउसी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। समझ में आ गया? 3 पॉलिसी मैंने अब तक बताए हैं। पहला पॉलिसी है रिंग ऑफ फेंस बाय वारेन हेस्टिंग।
दूसरा पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस बाय वेलेस्ली, और तीसरा पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय डलहौसी। अब हम पहला पॉलिसी को जाएंगे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिंग ऑफ फेंस। तो जो एनेक्सेशन चल रहा था, जो ब्रिटिश एनेक्सेशन चल रहा था या फिर टेरिटोरियल एक्सपांसन जो चल रहा था, वो दो आइडिया में कर रहे थे। पहला तो वार के द्वारा किसी से लड़ाई करो और अपने अंडर ले लो, दूसरा तो डिप्लोमेसी के अंडर अपने अंडर ले लो, कि डिप्लोमेसी बातचीत करें, कुछ ऐसा ऑफर दें कि वो फंस जाए, उनको बाहर निकलने का मौका ना मिले, और वो हाँ बोल दे कि हाँ भैया ये राज्य आप रखो, या फिर नहीं मान रहे हैं तो अटैक। अटैक वाला फेज बाद में आएगा, पहले ये डिप्लोमेसी फेज आएगा, जहाँ पे कि हम देखते हैं रिंग ऑफ फेंस, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब चलेगा। तो पहले वी विल लुक इनटू रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। देखो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी क्या है, ये देख रहे हो एक रिंग है, इसमें है कंपनी टेरिटोरी, समझ रहे हो, ये रिंग के अंदर ये कंपनी का टेरिटोरी बना हुई, ये फेंसिंग है और इसके बीच में कंपनी का टेरिटोरी बना है। और कंपनी के टेरिटोरी के पास जो है, मान लो अवध, ठीक है, एक स्टेट है, जो स्टेट कंपनी के पास में है उस स्टेट में सेना रख लो और उस स्टेट को प्रोटेक्ट करो। तो जो यहाँ से आएगा, पहले जो नुकसान होगा यहाँ पे होगा, दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। समझ में आ रहा है कि रिंग ऑफ फेंस मतलब एक फेंसिंग करके रखो अपना टेरिटरी को, अपना टेरिटरी के बाहर जो टेरिटरी है उसमें अपना सेना रखो, सो दैट कि जब भी अटैक कुछ होगा वो बाहर वाला टेरिटरी इंपैक्ट होगा, ना कि अंदर वाला टेरिटरी। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फेंस। आपको आइडिया आ गया रिंग ऑफ फेंस क्या है। अब आपको ये चीज याद रखना है कि रिंग ऑफ फेंस कौन लाया था, रिंग ऑफ फेंस कौन लाया था, ये सिंपल है, वारेन हेस्टिंग रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, मैं अगर पूछूं कि सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था, वेलेस्ली, तो रिंग ऑफ फेंस का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है सब्सिडरी अलायंस। सी सब्सिडरी अलायंस में, सब्सिडरी अलायंस में होता क्या है, सब्सिडरी अलायंस में होता क्या है, अब सब्सिडरी अलायंस को जाते हैं। अब एक ब्रिटिश रेसिडेंट, एक ब्रिटिश का बंदा बैठेगा राजा के दरबार में, पहले तो एक सब्सिडरी फोर्स होगा, ब्रिटिश बोलेंगे भाई ये है हमारे 2000 बंदे, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के क्लॉजेस के बारे में बोल रहा हूँ कि सब्सिडरी अलायंस था क्या, ये बता रहा हूँ कि एक सब्सिडरी फोर्स और ब्रिटिश का सेना का एक टुकड़ा वो रहेगा किसी राज्य में, राजा को बोलेंगे राजा आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा एक सेना आपके राज्य में रहेगा, स्टेशन होके रहेगा। राजा बोलेगा मेरे पास भी सेना है तो मैं तुम्हारे सेना क्यों रखूं। तो ये एजेंट के जैसा समझाएंगे कि देखिए राजा, आप इन्हें आपके राज्य में नहीं रखोगे तो आपका जो दुश्मन वाला स्टेट है ये साइड में बैठा है, हम इसके साथ मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, और इसके साथ मिलके जरूरत पड़ी तो आप पे अटैक कर दूंगा। अगर आप हमारे साथ रहोगे तो ये अटैक करे या कोई और अटैक करे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर साइन नहीं किए तो फिर आपकी मर्जी, हम उसको भी यही अप्रोच देंगे, और वो मिल गया उसके दुश्मन आप हुए तो हम मिलके आपके ऊपर अटैक कर लेंगे। समझ में आया या चला गया, सोच रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसे राजा को बोला जाएगा कि भाई इसे स्टेशन करेंगे और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो राजा मान जाता है, ठीक है प्रोटेक्ट करोगे। तो इनके जो प्रोटेक्शन, जो ये स्टेशन होंगे, इनके सैलरी और इनका जो खर्चा पानी आएगा, देगा कौन, ये देंगे, ये राजा ही देगा। समझ रहे हो, ये राजा ही वो खर्चा पानी देगा। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के बिना परमिशन में कोई यूरोपियन इनके राज दरबार में काम नहीं कर सकता, किसी को भी कोई अदर यूरोपियन को ये अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई ट्रिटी कोई वॉर ये ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना नहीं कर पाएंगे। दीज वेर द क्लॉजेस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। पहले एक सब्सिडरी फोर्स रहेगा, उसका जो भी खर्चा होगा वो देगा जो स्टेट है। तीसरी बात, एक ब्रिटिश रेसिडेंट बैठेगा तुम्हारे कोर्ट में, ठीक है,
बोला गया था कि वो इंटरनल अफेयर जो है स्टेट का, उसमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली वही हुआ कि वो इंटरनल में ही घुसे। चौथा है कि तुम किसी अदर यूरोपियन को अपने नौकरी में नहीं रख सकते। कोई भी ट्रीटी या कोई भी वॉर तुम विदाउट हमारे परमिशन नहीं कर सकते थे। ये था सब्सिडरी अलायंस का जीस्ट। लाया कौन था? वेलेस्ली। लाया कौन था? वेलेस्ली। तो देखो पहले देखते हैं कि एक मेंटेनेंस के लिए परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स रहेगा, ठीक है, और ब्रिटिश रेसिडेंट एक रहेगा। कोई भी एम्प्लॉय यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। फिर कोई भी वार हो, ट्रीटी हो विथ अदर इंडियन रूलर्स, ये विदाउट परमिशन नहीं कर सकते थे। ये था सब्सिडरी अलायंस। हमें यहाँ से क्या याद रखना है? सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने लाया था, और वो जो 4 क्लॉज बोले वही याद रखना है सब्सिडरी अलायंस। और क्या याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस में कौन पहले साइन किया था, कौन बाद में साइन किया था, कौन से स्टेट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। देखो अगर स्टेट पार्टिसिपेशन देखें तो पहले हैदराबाद 1798 में करता है, फिर मैसूर, फिर तांजोर, फिर अवध, फिर पेशवा। यही पहले के 3-4 आपको याद रखने हैं, ठीक है, यही पहले के 3-4 आपको याद रखने हैं। हैदराबाद 1798 बोलेंगे, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन सब्सिडरी अलायंस, तो हैदराबाद। व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो 4 पॉइंट मैंने बोले। फिर बोलेंगे विच वाज, इनका एक सीक्वेंस दे देंगे कि कौन पहले कौन बाद में साइन किया था। 4-5 याद रखो, उससे बाद याद रहता है तो सही है, नहीं रहता है तो भी सही है। 4-5 याद रखो, सब याद नहीं रहेगा, सब याद नहीं रहेगा। उसके बाद लाया कौन था? वेलेस्ली ने लाया था। ये हो गया सब्सिडरी अलायंस का, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस का फायदा क्या था, आउटपुट क्या था? कि आप बिना एनेक्सेशन के आपने एक राज्य को अपने अंडर में नहीं लाया, लेकिन उस राज्य को कंट्रोल कर रहे हो। दूसरा, आप फाइनेंशियल बर्डन जो है अपने सिपाही का, सैलरी वैलरी का जो फाइनेंशियल बर्डन है, उसे इंडियन स्टेट के ऊपर डाल दिया। तीसरा, कोई भी यूरोपियन पावर, स्पेशली फ्रांस, जैसे कि वो इन्फ्लुएंस गेन ना करे कोई भी इंडियन स्टेट में, उसको इंश्योर कर दिया। फिर आपने एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स कंप्लीट पॉलिटिकल सब्जुगेशन एंड एनेक्सेशन। बाद में आप इनको पूरा पैरालाइज कर लोगे और एनेक्स कर लोगे। तो दीज वेर द आउटकम्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया में इन्होंने लाया कि जिस भी राजा का कोई अपना बेटा नहीं होगा, जो बायोलॉजिकल सन नहीं होगा, तो वो अगर किसी को एडॉप्ट कर रहा है एज ए सन, तो उसको ब्रिटिश एम्पायर एज नेक्स्ट किंग नहीं मानेगी, नेक्स्ट प्रिंस नहीं मानेगी, ठीक है। अगर किसी ने, कोई राजा का अपना बेटा नहीं है और वो दूसरे का बेटा या फिर किसी और को एडॉप्ट कर रहा है उसके गद्दी संभालने के लिए, तो ब्रिटिश एम्पायर बोलता है कि नहीं भाई, आपके धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में यही लिखा गया है कि इसे हम राजा नहीं मानेंगे। वो अपना रिलीजियन का बेस लेके ये पॉलिसी को जस्टिफाई कर रहे थे। हाउएवर इट वाज जस्ट ए टूल फॉर देयर टेरिटोरियल एक्सपांसन। उनका टेरिटोरियल एक्सपांसन करने के लिए ये एक टूल था। वो बोल रहे थे कि आपके धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया है तो हम इसे राजा नहीं मानेंगे। तो जिसका अपना बेटा नहीं होगा, जैसे कि झांसी, वहाँ के जो राजा थे उनके अपने बेटे नहीं थे, तो आफ्टर हिज डेथ झांसी वाज टेकन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रहा है? तो यही था अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय बाय डलहौसी, बाय लॉर्ड डलहौसी। अच्छा, यहाँ पे एक जो ब्रिटिश रेसिडेंट बैठेगा, मैंने बोला था यहाँ पे इन सब्सिडरी अलायंस, क्या आपको याद है कि मैंने बोला था कि 1757 में प्लासी हुआ था, 1758 में ये जो रेसिडेंसी सिस्टम शुरू हो गया था, रेसिडेंसी सिस्टम शुरू हो गया था, और वॉरेन हास्टिंग बिकेम द फर्स्ट रेसिडेंट इन द कोर्ट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, इसे याद रखना। फिर हमने ये 3 कवर करने के बाद कुछ आगे देखते हैं और क्या पॉलिसीज था ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, ये देखो,
अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी वही सवाल आएंगे कि सतारा पहला स्टेट था 1848 में, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कंट्रोल में आ गया। फिर झांसी 1854, फिर नागपुर, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर उड़ीसा, फिर भागट मध्य प्रदेश। तो ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गए। तो ऐसा जब हुआ, एक वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट दिखा राजाओं के बीच में, जो कि फाइनली फूट के बाहर आता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब आगे देखते हैं जॉन लॉरेंस एंड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। देखो ये पॉलिसी क्या था, आप कोई अदर कंट्री है उसका इंटरनल अफेयर में आप मत घुसो जब तक आपको डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। आप तब तक सिर्फ ऑब्जर्व करो सिचुएशन को, आप अंदर मत घुस जाओ। उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप उन्हें संभालने दो, आप घुसो मत। जैसे कि रशिया सेंट्रल एशिया में एक्सपांड कर रहा था, रशिया सेंट्रल एशिया में एक्सपांड कर रहा था, ब्रिटेन इसे केयरफुली देख रहा था, ब्रिटेन इसे केयरफुली देख रहा था। और अफगानिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कौन राजा बनेगा, उनके बीच में लड़ाई चल रहा था। लेकिन जॉन लॉरेंस इंटरफेयर नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। ठीक है, तो कोई भी ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान को एंटर नहीं किया, उन्हें अपना गेम खेलने दिया गया जब तक डायरेक्ट अटैक नहीं होता था। रशिया अगर अफगानिस्तान पे अटैक करता या फिर रशिया अगर इंडिया पे अटैक करता तो फिर जाके ये लोग कुछ एक्शन लेते, तब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसे बोला जाता है मास्टरली इनएक्टिविटी, जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। इसका अपोजिट एक पॉलिसी है जो कि लिटन ने लाया था, द पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। प्राउड रिजर्व क्या है, इससे पहले कि दुश्मन कोई स्टेप ले, तुम डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव स्टेप लो। देख रहे हो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, टू मोटू अपने तरफ से एक्शन लो, इंटरफेयर करो दूसरों के पॉलिटी में। जैसे कि अगर हम अफगान में देखेंगे, ठीक है, अफगानिस्तान का देखेंगे, रशिया ने एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के रूलर जो थे, ठीक है, सैर अली खान जो थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया। रशिया के कुछ डिप्लोमेट आ रहे थे अफगानिस्तान में, इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ब्रिटेन ये देख के बोला कि हमारा भी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए। तो ब्रिटेन भी भेजा अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन, कहाँ पे, वो अफगानिस्तान को। ठीक है, ब्रिटेन भी अफगानिस्तान को अपना डिप्लोमेटिक मिशन भेजा। लेकिन उसका जो राजा था शेर अली खान, उसने मना कर दिया, ये डिप्लोमेटिक मिशन को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो दिस क्रिएटेड ए रिसेंटमेंट इन ब्रिटेन। तो इन्होंने बोला रशिया का डिप्लोमेटिक जो मिशन आया था, इसको इन लोगों ने अफगानिस्तान एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक मिशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके वजह से ये लॉर्ड लिटन जो था, ये ब्रिटिश आर्मी को अफगानिस्तान को सेंड कर दिया, एंड जिसके वजह से सेकेंड एंग्लो अफगान वार हो गया 1878 टू 1880। तो समझ में आ रहा है, तो दोनों पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। कि अगर हम मास्टरली इनएक्टिविटी को देखते हैं जो बाय जॉन लॉरेंस है, इसका था वेट एंड ऑब्जर्व, देखो बस, अंदर घुसो मत। और अगर हम प्राउड रिजर्व बाय लिटन देखें तो एक्ट बिफोर द थ्रेट ग्रोज। इसमें इंटरवेंशन, अफगान का इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन अवॉइड किया, लेकिन यहाँ पे घुस गए। ठीक है, ये न्यूट्रल टुवर्ड्स इंटरनल पॉलिटिक्स था। इसने, प्राउड रिजर्व ने एसेट ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, मतलब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को ये वहाँ पे एसेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो पीस थ्रू रिस्ट्रेन, मतलब ये मास्टरली इनएक्टिविटी में तुम शांति बरकरार रखो विदाउट एक्टिंग, स्टे न्यूट्रल, बट यहाँ पे ऑफेंसिव खेलो, सिक्योरिटी थ्रो स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट रह रहा था। ठीक है, तो यही सब है पूरा आपका पॉलिसी के बारे में। तो हमने आज कौन से पॉलिसी पढ़ा इस लेक्चर में? हमने पहले पढ़ा वारेन हास्टिंग,
और रिंग ऑफ फैंस पॉलिसी। हमने दूसरा पढ़ा वेलेस्ली, दैट इज सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। हमने देखा कि सब्सिडरी अलायंस का क्या क्या क्लॉजेस था, सब्सिडरी अलायंस का फायदा क्या था, विदाउट एनेक्सिंग हम एक स्टेट को अपने अंडर ले सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डेलाउसी का था, ये हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कैसे कैसे कौन से स्टेट पहले, दूसरा, तीसरा, ऐसे कौन से स्टेट उसके अंडर में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनते गए। फिर हमने देखा कि मास्टरली इनएक्टिविटी बाय लॉरेंस, बाय जॉन लॉरेंस, मास्टरली इनएक्टिविटी। फिर हमने देखा कि द प्राउड रिजर्व बाय लिटन। ये 5 पॉलिसी हमें समझना भी था और देखना भी था। इसके बाद ये पॉलिसी का नाम मैं डायरेक्टली लूँगा किसी और टॉपिक में। तो दिस मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय योर डे।